हेलो बच्चों, आज हम करेंगे यूरोपियन रेवोल्यूशन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब तो राष्ट्रीय भावना होता है एंड इम्पेरियलिज्म का मतलब समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पेरियलिज्म मतलब कोई भी एक देश जब दूसरे देश पर दूसरे देश के संसाधनों को चाहे आर्थिक रूप से चाहे राजनीतिक रूप से, ठीक है, चाहे पॉलिटिकली चाहे इकोनॉमिकली, उनको लेता है किस चीज़ के लिए, अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, तो उसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained in its idealistic liberal democratic sentiment of first half of the century, but because a narrow creed and limited ends. जो हमारा बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी मतलब जब हमारा 1875 के बाद में नो लॉन्गर रिटेन देयर आइडियलिस्टिक लिबरल, जो लिबरलिज्म था जो वो आइडियलिस्टिक नहीं रह गया था उस टाइम तक, बट बिकेम अ नैरो क्रीड एंड लिमिटेड एंड्स, वो उसके लिमिटेड एंड्स हो चुके थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। मैंने अभी आपको यही बताया था ना, इम्पेरियलिज्म का मतलब कि अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिए क्या करना, किसी दूसरे पर चाहे राजनीतिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से कब्जा करना, तो वही हो चुका था। सब रेडी रहते थे वॉर के लिए। द मेजर यूरोपियन पार्ट्स इन turn manipulated the nationalist aspirants of the subject people in Europe to further their own imperialist aims. imperialism का ही मतलब है imperialist, यहाँ पर वो व्यक्ति हो गए जो imperialism को बढ़ोतरी देते हैं। तो जो ये मैनिपुलेट करने का मतलब होता है किसी भी बात को इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके सामने प्रस्तुत करना कि आप ही ठीक हो, ठीक है, दूसरा जो सामने वाला है वो गलत है, उसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। तो इस तरीके से मैनिपुलेट करते थे बातों को और अपने जो इम्पेरियलिस्ट एम्स थे, अपनी आगे बढ़ाना था खुद को, उसको शो करते थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1817 वॉज द एरिया कॉल्ड बल्कन्स। बेटा ये बल्कन्स का भी क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था बल्कन्स के उसमें। द बल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकली एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न बाय रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ये इन सब जगहों को मिला करके बनता है, ठीक है। यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे वर ब्रॉडली नोन एज स्लेव्स, उनको स्लेव्स बोलते थे। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन्स वो अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ये जो हमारे मोहम्मदन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, उसके कब्जे में था ये। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. जो वहाँ पर रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे और वहाँ पर जिसकी वजह से क्या हो गए, जो हालात थे बहुत एक्सप्लोसिव हो गए, विद्रोही हो गए। All through the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and international reforms but a very little success. ऑटोमन एम्पायर ने लास्ट में आते आते मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करी पर बहुत कम सक्सेस प्राप्त हुई उनको। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। धीरे धीरे सब ये जो बल्कन्स रीजन थे इनकी एक एक वो, जैसे ये ग्रीस है, मेलकोनिया है, धीरे धीरे बल्कन क्षेत्र से निकल के इंडिपेंडेंस होने लग गए। द बल्कन पीपल बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकली राइट्स नेशनलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। जो बल्कन्स के लोग थे, बल्कन से पूरी जगह को मिला करके बोला गया, जैसे सीरिया है, स्लोवेनिया है, तो अलग अलग जगह के लोग वो अपनी पुरानी हिस्ट्री दिखाने लगे कि हम तो पहले इंडिपेंडेंट थे बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जेक्टेड बाय फॉरेन पावर्स, और जो दूसरी पावर्स थी उन्होंने अपना गुलाम बनाया। हैंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन बल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल टू अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस, और वो क्या करने लगे कि जो उनकी इंडिपेंडेंस थी पहले, अब वो उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए विद्रोह करने लगे। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, बल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि सभी स्लेविक नेशनलिस्ट मतलब जो जो कॉलोनीज थी किसी और कंट्री की, सभी इंडिपेंडेंस होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो बल्कन वाला एरिया था उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था। Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जो जितनी भी एक सल्वानिया और आपको सीरिया वीरिया ऊपर लिखा हुआ था, ये सब क्या चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा भाग अपने अंदर लाना चाहती थी।
Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. और सबसे ज़्यादा चीज़ें जब खराब हो गई जब इनमें आपस में लड़ाई होने लग गई. During this period, there was intense rivalry along the European powers over trade and colonies as well as naval military rights. यहाँ पे सबसे बड़ी राइवलरी क्या हुई जब उनको ट्रेड के लिए कॉलोनीज़ के बीच में आपस में ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए और नेवल मिलिट्री राइट्स के बीच के लिए लड़ाई होने लगी. द राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे दैट बल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड. और राइवलरीज इस प्रकार की थी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी अनफोल्डेड हो गई, मतलब बाकी और देशों को भी पता लगने लग गया कि भैया उनके बीच में क्या दिक्कत हो रही है. ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज keen to countering to hold of the other powers over Balkans. ये जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी है, सब चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनको मिले और वो पावर रूल कर सके उस एरिया पे. दिस लेड टू अ सीरियस वॉर्स इन द रीजन ऑफ फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और अंत में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. As we know that the first world war started in 1914. तो सबसे पहला जो वर्ल्ड वॉर था वो नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म की देन थी. बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized by European powers in the 19th century begin to oppose imperial domination. इसी दौरान जो बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ ने दूसरे देशों पर कब्जा किया हुआ था, वो लोग क्या करने लगे? इम्पेरियल डोमिनेंस से बाहर आने की कोशिश करने लगे. द एंटी इम्पेरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल फॉर द फॉर्म ए फ्री इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट. सभी अपने देशों को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे और आज़ाद होना चाहते थे. एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी. मैं बता चुकी हूँ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी क्या होता है. भाई हमारा एक राष्ट्रीय झंडा है, हमारी एक राष्ट्रीय भाषा है. फोक्ड इन द कन्फ्रंटेशन विद इम्पेरियलिज्म. यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म. अब हर व्यक्ति के अंदर अपने एक प्रकार का नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था. बट द आइडिया दैट सोसाइटी is should be organized into nation state came to accepted the natural and universal. लेकिन सभी जगहों पर नेशनल स्टेट को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया और यूनिवर्सल मतलब ये यूनिवर्सली में सभी जगहों पर नेशनल स्टेट को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया कि सभी देश जो भी कॉलोनीज थे वो क्या चाहते थे? नेशनल स्टेट चाहते थे. बच्चा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.